Hello class, this is going to be the another lecture with a very new topic, rainwater harvesting. Before starting the topic, I want to revise the topic which we have studied till now, that how the dams are important. In this chapter we have studied that why water resources, how much water resources are available, how much percentage is available on earth, how much percentage we can use out of the availability of water, and that is how we got to know that there is very less amount is present which can be consumed by humans or by plants or by any living organism. So after that we've studied that there are many pros and cons of using water. If what will happen if we'll use it wisely, what will happen if we'll not use it wisely. And after that the concept came of the management of water, and when we moved further we got to know the role of dam, how importantly they are functioning, how important they are to preserve the water, to conserve the water. So when we have studied dam, we got to know that there are always pros and cons of every site. So if there are the benefits of dam, on the other hand there are drawbacks of dams also. So both of the things we have studied very clearly. Now coming on the rainwater harvesting. Now what is it? It's a technique of collecting rainwater from rooftop to recharge underground water by constructing structured dug wells, percolation pits, check dams, trenches around field, कलेक्टिंग वाटर इन पॉन्ड एंड डिप्रेशंस. इसको थोड़ा सा हम इजी लैंग्वेज में समझते हैं. रेन वाटर हार्वेस्टिंग में क्या होता है कि जो भी पानी, जो बारिश का पानी आता है, एक टेक्निक होती है जो सबसे सिंपल है, बहुत इकोनॉमिकल है, कि उसको लोग अपने छतों पर स्टोर कर लेते हैं और छत से ही एक पाइप जो होती है, दैट पाइप गोज़ डाउन डीपर इनटू द अर्थ एंड इट एक्चुअली ट्रांसफ़र द वाटर फ्रॉम रूफ टू द अंडरग्राउंड. ठीक है, तो ऐसा करने से क्या होता है, जो बारिश का पानी हमने इकट्ठा किया, अगर हम उसे इकट्ठा नहीं करते तो वो बारिश का पानी छत से होकर के वो नीचे जाता, नालियों में जाता, नालियों से नदियों में जाता, नदियों से वो ओशन में चला जाता. इसको हम क्या कर सकते थे, यूज़ कहीं नहीं कर सकते थे. जबकि हमने अभी तक जो पढ़ा है उसमें जो प्रेसिपिटेशन वाटर है वो इज़ अ मेजर सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर. तो इसको अगर हम प्रिज़र्व कर लेते हैं, प्रिज़र्व क्यों कर लेते हैं, ताकि जो हमारा ग्राउंड वाटर लेवल है वो क्या हो जाए, वो मेंटेन हो जाए. ठीक है, इसको मेंटेन करने के लिए क्या है, हमने रूफ़ पे जब बारिश हुई उसका पानी, ये इट्स नॉट ओनली रूफ़, कहीं पे भी आपने कोई भी वाटर टैंक आपने बना लिया, आपने एक डिप्रेशन मीन्स कोई भी गड्ढा आपने बना लिया, पॉन्ड बना लिया, कहीं पे भी जहाँ आप वाटर कलेक्ट कर सकते हैं वो वाटर आपने कलेक्ट कर लिया, और कलेक्ट करने के साथ साथ वो पानी धीरे धीरे वो क्या होगा, ग्राउंड के अंदर चला जाएगा, और इससे जो ग्राउंड वाटर है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, उसका जो स्टेटस है, उसका जो प्रेजेंट लेवल है वो इम्प्रूव होना शुरू हो जाएगा. इसी चैप्टर में आप एक चीज़ और पढ़ेंगे कि बहुत जगह, हर एक स्टेट में, हर एक रीजन में लोगों के अपने अपने मेथड हैं कि वो वाटर को कैसे जो है प्रिजर्व करें, कैसे उसको स्टोर करें. सो द होल कॉन्सेप्ट जो है वो क्या है, इज़ टू प्रिजर्व द वाटर, इज़ टू प्रिजर्व द फ्रेश वाटर. ठीक है, कि जितना ज़्यादा हम इसको सेफ़ रखेंगे, साउंड रखेंगे, उतना ज़्यादा ये हमारी जेनरेशन को, आने वाले लोगों को ये काम आएगा. क्योंकि कोई भी रिसोर्स जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, कोई भी रिसोर्स ऐसा नहीं है जो कि इटर्निटी तक चले, वो कभी ना कभी वो ख़त्म हो जाएगा. तो हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, our responsibility is to preserve these natural resources. We should use it judiciously. We should not use it just कि आज हमने कंज्यूम किया, हमने सिर्फ अपना प्रेजेंट देखा, फ्यूचर जो है वो ख़राब हो गया. तो इसी वजह से जो आज का बहुत एक बर्निंग टॉपिक होता है कि वाटर को कैसे बचाया जाए. आप लोगों के स्कूल में बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स ऐसे हुए हैं जिसमें वाटर प्रिजर्वेशन की बात की गई है, बहुत सारे सेमिनार्स ऐसे होते हैं जिसमें वाटर प्रिजर्वेशन की बात की जाती है. सो दैट इज़ हाउ द होल चैप्टर टॉक्स अबाउट वाटर
its availability, how much is used, how much we can consume, इसमें कितना परसेंटेज है जो वेस्ट वाटर है, कितना परसेंटेज हमारे लिए है। वाटर स्कार्सिटी कैसे आती है, जब हम रेनफॉल्स क्योंकि कंट्री में अनइवन होती है जिसकी वजह से कहीं पे बारिश कम है कहीं पे ज़्यादा है। सीजनल वेरिएशंस होते हैं, हम ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वाटर करते हैं, हम एक्सेसिव यूज़ ऑफ वाटर करते हैं, वेयर द वाटर इज़ नॉट दैट मच नीडेड इवन दो वी यूज टू थ्रो अ लॉट ऑफ वाटर, you know, there is a mismanagement of water resources also. So these are the things by which क्या हो जाता है कि जो वाटर है वो वेस्ट होना शुरू हो जाता है। ठीक है, इसी के साथ साथ हमने पढ़ा कि जब वाटर कंजर्वेशन आता है, वाटर कंजर्वेशन का जो कॉन्सेप्ट है दैट वी हैव स्टडीड, इट्स नॉट अ न्यू कॉन्सेप्ट, our ancestors have used it in many other ways. There are certain examples are also quoted in your book where you could see the number of rulers, number of kings have made a lot of pond embankment and big depressions they have made to collect the water. After that, in the modern era, the multi-purpose dams have came into the existence, and by doing that we could restore the huge amount of water in the reservoirs, embankment, canals. ये जो rivers में ये जो आपके reservoirs होते हैं, embankments होते हैं, canal होते हैं, इसमें पानी इकट्ठा किया जाता है जिससे कि इरिगेशन का काम शुरू होता है। लेकिन इसी के साथ साथ जहाँ पे एक पॉजिटिव साइड है डैम के, उसके अपने कुछ नेगेटिव साइड्स भी हैं। नेगेटिव साइड्स में क्या हो जाता है, लॉस ऑफ प्रोडक्टिव एग्रीकल्चरल लैंड हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो आपके जो आपका जो इम्पॉर्टेंट मटेरियल है, जो मिनरल है, वो क्या हो जाता है, वो कलेक्ट हो जाता है डैम्स में जा कर के, जिससे कि जो न्यूट्रिएंट है, जो न्यूट्रिशन है लैंड का, जो कि नदियों के साथ बह कर के आता है, वो आगे नहीं फ़्लो हो पाता है, जिसकी वजह से जो एग्रीकल्चरल लैंड है वो उनकी प्रोडक्टिविटी, उनकी फर्टिलिटी ख़त्म हो जाती है। सेकेंड है डिस्टर्बेंस ऑफ लोकल इकोसिस्टम। डेफिनेटली जैसे मैंने बताया कि जब डैम के पीछे हम रिजर्वॉयर्स बनाते हैं, जलाशय बनाया जाता है, तो उसमें बहुत बड़ा एरिया कंज्यूम किया जाता है, ऑक्यूपाई किया जाता है। इसको ऑक्यूपाई करने के साथ साथ ये लैंड पे बहुत बड़ा वेजिटेशन हो सकता है, वहाँ पे फॉरेस्ट हो सकता है, वहाँ पे इस तरह की चीज़ें होती हैं। सो जब हम यहाँ पे इसका कंस्ट्रक्शन करते हैं तो ये जो लैंड होता है, जो फॉरेस्ट है, वहाँ का जो वेजिटेशन है, वहाँ का जो वाइल्ड लाइफ वेजिटेशन है, फ्लोरा और फौना है, ये सारा डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से जो इकोलॉजिकल सिस्टम है वो डिस्टर्ब हो जाता है। इसके साथ साथ कई बार ऐसे होता है कि जो वहाँ के ट्राइब्स हैं, जो वहाँ के लोकल कम्युनिटी है वहाँ की, उसको डिस्प्लेस कर दिया जाता है। डिस्प्लेसमेंट का जो प्रोसेस है that is very painful because the people who have invested whole of their life at a particular place, now they are being displaced for the construction of dams and they find it very difficult. Yes, for the displacement government look after them and the government has to provide them the compensation, but the compensation is not that much. That compensation cannot compensate the time which they have given to build up a particular community there. इसी के साथ साथ बहुत सारे जो वाटर डिस्प्यूट्स भी हैं, जो कि अभी एक आपका कृष्णा गोदावरी रिवर के ऊपर बना था, और ये डिस्प्यूट रहा कर्नाटका और आंध्र प्रदेश में, जहाँ पर कि ये था कि ये डैम बन जाने की वजह से जो लोअर रीजन है उसको वाटर सप्लाई कम हो रही थी, जिसमें से जो फ़्लो था रिवर का, वो फ़्लो क्या हुआ, वो ब्लॉक हो गया। जैसा मैंने बताया था, व्हेन वी कंस्ट्रक्ट अ डैम, द पर्पस ऑफ डैम इज़ टू रिस्ट्रिक्ट द वाटर, होल्ड इट इन, एंड देन व्हेनेवर अ वाटर इज़ नीडेड दे यूज्ड टू release the water on different water bodies or by different means. So if there is a restriction in the water, the flow of the river will shrink down. This is a very obvious thing. तो इस तरीके से जब हमने पढ़ा कि कैसे जो है इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। अच्छा, फिर हम आते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग पे। रेन वाटर हार्वेस्टिंग का क्या मतलब हुआ, जो हमारा रेन वाटर है, जो हमारा प्रेसिपिटेशन है, विच गिव्स अस द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फ्रेश वाटर, उसको रीस्टोर करना। नाउ व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग?
the very first thing that it increases the amount of underground water level and raises its table also. It actually improves the quality of water and reduces pollution. Next is it decreases the flooding of area and thus save farmlands, soil erosion and destruction of properties. So by doing this, by implementing these many tools, we can save water, and by saving water, this is for sure that the coming generation would be more progressive, it would be more happy, and this becomes our responsibility to ensure the safety and the happy life of the coming generation. So this is actually the end of the topic. I'm binding it up. I hope you could understand each and everything, but still if there is something isn't clear, you can write down in your WhatsApp group. I'll be there to sort it out. Thank you.